CA इंटर ऑल इंडिया रैंक होल्डर, CA फाइनल ऑल इंडिया रैंक होल्डर, अ स्टूडेंट जिसको मैंने बहुत मेहनत करते हुए इंटर से देखा है, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने मेहनत करने में कभी कमी नहीं छोड़ी है। टुडे वी हैव विद अस सताक्षी जालान, ऑल इंडिया रैंक 42 एट CA फाइनल लेवल इन जनवरी 26 एग्जाम्स। और आज के इस छोटे से वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग हर जर्नी, सो दैट हर बच्चा जो इसके बाद एग्जाम दे रहा है वो ये समझ सके कि CA फाइनल के डूज एंड डोंट्स क्या है, एंड किस तरीके से प्रिपेयर करने से यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स एंड एक रैंक जैसा सताक्षी ने स्कोर किया है। सताक्षी, वेलकम। थैंक यू सो मच। सताक्षी, पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। मतलब नाम क्या है आपका फाउंडेशन, इंटर फाइनल, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, कहाँ आर्टिकलशिप की, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सो दैट एवरीवन नोज कि आप कौन हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम सताक्षी जालान है। मेरा इंटर में रैंक 39 था एंड फाइनल में 42। मैं SR बार्टी बॉय मतलब EY से मैंने अपनी आर्टिकलशिप की है, एंड मैंने CFA लेवल 1 भी दिया था अपने आर्टिकलशिप जर्नी के दौरान। एंड मेरा कॉलेज जो है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता से ही है। सो दिस इज माय शॉर्ट जर्नी। मतलब मैं जो बच्चे कलकत्ता के बाहर से, उनको सिर्फ इतना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो सबसे डिफिकल्ट प्रिपरेशन फेज है अपने आर्टिकलशिप में वो है विद कॉलेज एंड आर्टिकलशिप CA फाइनल का। तो कॉलेज उन्होंने एक ऐसी कॉलेज से की है जहां उनको अटेंडेंस इज कंपलसरी, तो वो रोज कॉलेज जाती थी। एंड आर्टिकलशिप उन्होंने बिग 4 से की है, तो वहां पे काम का प्रेशर, काम करना रेगुलर बेसिस पे रहता था। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों को आज सीखने का चीज है वो ये है, अगर हमारे पास भी सताक्षी जैसा टाइम टेबल है जहां पे कॉलेज रेगुलर है, EY में आर्टिकलशिप है, तो आपको रेगुलर आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से करनी होगी। किस तरीके से CA फाइनल को मैनेज किया जाए वो हम लोगों को आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखना है। बहुत सारी बच्चियां जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती है और वो यही जानना चाहती है कि पढ़ाई कैसे करे ताकि फाइनल एक बार में अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। सताक्षी, सबसे पहले इंटर में भी रैंक आया, फाइनल में भी रैंक आया। पहले फाइनल में जब रैंक आया, व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन, योर फ्रेंड्स रिएक्शन, क्योंकि तुम बाहर घूमने गई हुई थी, तो क्या रिएक्शन था दिल्ली एयरपोर्ट पे जब तुम आ रही थी उसको लेके? सो मुझे पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ चुका है, मैं तो घूम रही थी। आई वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम दैट टाइम। सो माय फैमिली बेसिकली दे हैड माय एडमिट कार्ड। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली बोल रखा था कि आई डोंट वांट यू ऑल टू सी माय रिजल्ट, आई वांट माई सेल्फ टू बी द फर्स्ट पर्सन। बट obviously उन्होंने देख लिया था, and my dad called me and he told me on the call that it's fine if you don't pass, we are there with you, and पूरा उन्होंने full acting की थी, although he knew that I've gotten a rank and everything. So then when I myself saw the result, first I started crying because he had made such a build up already on the call that it was very overwhelming. But मुझे तो honestly मुझे विश्वास नहीं हो रहा था because the paper जो हमारे टर्म में आया था, it was अच्छे लेवल के पेपर्स थे। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम माई सेल्फ बिफोर द रिजल्ट्स। सो मैंने अपने फ्रेंड को अपना फोन दिया एंड आई आस्क्ड हिम कि तुम एक बार वापस देख, मैं ठीक देख रही हूँ कि नहीं। सो दैट वाज माय रिएक्शन। एंड जब मैं घर पहुंची, इट वाज 1 o'clock एट नाइट, तो मेरे फैमिली वाले कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। मतलब अभी होली का टाइम भी है, सो उन्होंने मुझे कलर्स लगाए, फ्लावर्स के साथ मेरा स्वागत किया। क्या बात, कभी हमारे साथ भी ऐसा हो। So it was very nice. Very good. और दोस्तों का रिएक्शन क्या था एयरपोर्ट पे? दोस्तों मतलब उन लोग तो डरे हुए थे, कोई मेरे पास आ नहीं रहा था जब तक मैंने देखा नहीं था। बट देखने के बाद सब हम लोग बेसिकली, मैं और मेरे 2 दोस्त, हमने साथ में प्रेपरेशन की थी, तो हम 3 साथ में ही देख रहे थे एंड हमारा तीनों का ही निकल गया। बहुत सबसे अच्छा खुशी का बात यही होता है कि जब तीनों का निकल जाए या सारे दोस्तों का निकल जाए, तब क्या होता है, किसी का दुख को संभालने का जरूरत नहीं है, सब खुशी खुशी तुम लोग आए हैं। ये सेम ऐसा होता है। मतलब मेरा जब आया था CA फाइनल में रैंक आया था, तो मेरे को तो कॉल प्रेसिडेंट से 9 बजे ही आ गया था। 11 बजे रिजल्ट आया। मैं 9 से 11 बजे तक मैंने किसी दोस्त को फोन नहीं किया, क्योंकि उनका रिजल्ट पेंडिंग है, उनका रिजल्ट आया नहीं। मेरा रिजल्ट आ चुका है, मैं उनको बोलूंगा तो उनको और डर लगेगा, भाई हम लोग का क्या होगा। जब उनका रिजल्ट आ गया, उन्होंने मेरे को फोन किया, भाई पास हो गया, भाई तुम अपना रिजल्ट देखा क्या? मैं बोला 9 बजे देख लिया था भाई, अपने तो भाई निकल ही गए हैं। तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये दोस्त के लिए कभी कभी ऐसा होता है, किसी का नहीं होता तो उस समय मन में लगता है यार अपनी जितनी भी खुशी है वो उस समय एक बार के लिए ऐसा हो जाता है कि यार अब नहीं, अब इसको संभालना पड़ेगा, इसका खराब हो गया है। तो अच्छा ये सब पास हो गए। एंड एक जो बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है एज ए टीचर मेरे को जानना है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जर्नी ऑफ CA इंटर एंड जर्नी ऑफ CA फाइनल? फ्रॉम होल जर्नी पर्सपेक्टिव, इंटर में क्या था और फाइनल में क्या था, और मतलब क्या चैलेंजेस थे जो फाइनल में आपको नए फेस करने पड़े जो इंटर में कभी फेस नहीं किए थे?
तो इंटर में क्या था, दोनों ही स्टेजेस में मैं सुबह 6 बजे से मेरा दिन स्टार्ट हो जाता था। इंटर में मैं अपना एक ऑनलाइन क्लास करके सीधा आपकी क्लास आ जाती थी, एंड देन आपके बाद एक और टीचर, ऐसे करते करते फिर मेरा कॉलेज। तो मेरा पूरा दिन एक बहुत ही टाइम बाउंड मैनर में इट वाज शेड्यूल्ड, एंड एवरी सिंगल डे 7 days a week और एटलीस्ट 6 days a week मैं वही कर रही होती थी। करेक्ट। एकदम ऑटो पायलट हो गया था, पढ़ाई भी एकदम वैसे ही चल रही थी। तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे टेंशन लेने की जरूरत है कि मेरा पढ़ाई कैसे होगा कैसे नहीं। और अगर कभी भी कोई डाउट हो, टीचर्स मेरे सामने हैं, मैं कभी भी उनसे पूछ सकती हूँ, मैं बार बार पूछ सकती हूँ। तो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा था इंटर में। मतलब ऐसा था कि देयर वर सब्जेक्ट जिसमें लोग जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, दे यूज्ड टू प्रिपेयर एग्जाम के एक दिन पहले, एक दिन 1.5 दिन, एंड मुझे आधा दिन में आई वाज बीइंग एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस। दैट वाज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन व्हिच आई हैड इन इंटर, ऑल बिकॉज ऑफ ऑफलाइन क्लासेस, कंसिस्टेंसी, एंड वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वहाँ पे सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका है कॉलेज, बट वहाँ पे भी अगर आप अपना माइंडसेट बना लो कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, तो कॉलेज को आप मैनेज कर सकते हो। इवन कॉलेज में भी मैं पढ़ ही रही होती थी, जो ट्यूशन के होमवर्क्स होते थे वो कर रही होती थी। सो दैट वे इंटर वाज वेरी प्लान्ड, वेरी स्ट्रक्चर्ड। अब फाइनल के केस में क्या था कि माय डे वाज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू माय वर्क। सो मैं भले वहाँ पे भी मैं 6 बजे उठ रही थी, क्लास कर रही थी, बट एक बार मैं ऑफिस में घुस गई, उसके बाद मैं कितने बजे लॉग ऑफ करूंगी। मेरा पर्सनली बिग 4 से आर्टिकलशिप था, सो इट वाज नॉट ऐसा कि 10 to 6 और 10 to 7 मैं कितने बजे लॉग आउट करूंगी, वो दिन पे डिपेंड कर रहा होता था। और मोस्ट ऑफ द डेज मैं रात में नहीं पढ़ पाती थी बिकॉज एनर्जी नहीं रहती थी। तो फाइनल में दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि आप कैसे अपने आप को सुबह 6 बजे उठाओ या सुबह 5 बजे उठाओ, और भले ही आप रात में लेट काम किए, आपको अगले दिन पढ़ना है। वो चीज अपने आप को प्रिपेयर करना मेरे लिए भी इजीली नहीं आया था। 1 साल 1.5 साल तक अपने आप को पुश करते करते कहीं पहुंच रहे थे हम। तो वो है एक, अगर कोई भी इंसान बिग 4 से आर्टिकलशिप कर रहा है या कोई मिड साइज फर्म से भी कर रहा है, तो ये चीज एक रेगुलर कॉलेज भी कर रहा है। हाँ, एंड मेरा फर्स्ट ईयर में रेगुलर कॉलेज भी था। आई वाज डूइंग कॉलेज, आई वाज डूइंग क्लासेस, एंड आई वाज डूइंग ऑफिस का काम। सो बहुत हेक्टिक हो रखा था। फाइनल में मेरा एक ही गोल था कि मेरे को रोज एक क्लास करना ही है एनी हाउ। एंड टीचर्स का जो होमवर्क्स है मैं पूरा नहीं कर पाती थी, पर मैं ट्राई करती थी कि मैं जितना हो सके आई यूज्ड टू कीप अप टू डेट विद दैट एज वेल, ताकि मतलब लास्ट में जाके मेरा इतना पाइलअप ना हो चीजें। तो फाइनल में बस वही था कि आपको 2.5 साल तक तो कंसिस्टेंटली क्लासेस करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज ईयर एंड आ रहा है या ITR फाइलिंग का टाइम आ रहा है, तो बच्चे पूरी तरह से बुक्स बंद करके अंदर ही रख देते हैं कि नहीं पढ़नी है। वो नहीं करना चाहिए किसी को भी। आप कहीं ऑफ साइड जा रहे हो, आप बुक्स लेके जाओ। आप ये मत सोचो कि टाइम तो मिलेगा ही नहीं, जब मिले उतना पढ़ लो। हाँ, हमारा मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स भी थे, हम यही करते थे। हम एयरपोर्ट में पढ़ रहे हैं, हम ट्रेन में पढ़ रहे हैं, एक फोन में क्लास देखने में कुछ जाता नहीं है, बट आप अगर अपने आप को कन्विंस कर लो उतना सा, तो वो आपको बाद में समझ आएगा उसका वैल्यू, जो टाइम आपने उधर सेव कर लिया है। तो फाइनल जो मतलब मैं कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि इंटर लेवल पे जो रूटीन बनी थी बिकॉज ऑफ चैनलाइज्ड क्लासेस, फाइनल लेवल में वो रूटीन बनने में बहुत डिफिकल्टी थी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, चाहे फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ ऑफिस, चाहे फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ स्टडीज, चाहे फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कॉलेज। इतनी के साथ टाइम मेंटेन करके रेगुलर पढ़ना ही अपने आप में एक चैलेंज था। हाँ, ये फील आप कर सकते हो कि इंटर में सिर्फ पढ़ाई ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फाइनल लेवल में पढ़ाई के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, विच मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट। वहाँ पे हम भटक भी जाते हैं, हमें लगता है नहीं ऑफिस इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे कर रहे हैं आर्टिकलशिप, ऑफिस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, पर हमें याद रखना है कि हमारा फोकस क्या है। वो वहाँ पे बहकना नहीं है कि ऑफिस पे बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, वेरी गुड, बट एट द एंड ऑफ द डे फाइनलिस्ट ये फाइनल, मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। वहाँ पे भी काम कम मत कीजिए, बट आप पढ़ाई को भी कम मत कीजिए। हाँ, राइट। ये बात एक मेरे को बहुत अच्छी लगी, जो मैं पर्सनली खुद भी फील करता हूँ। अगर सुबह इंसान मान लीजिए 10 बजे से आपकी ऑफिस है, आप 6 बजे उठे, 8:30 बजे तक आपने क्लास कंप्लीट की, अगर ये भी करके निकलते हैं ना, तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि मेरा डे कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज मैंने पढ़ाई कर ली है जो मेरा टारगेट था। और अगर कोई दिन पढ़ाई नहीं होती है, हो सकता है सुबह आपको नींद अच्छी है तो आपको अच्छा लगा, और शाम को जाके गिल्ट फील होने लगता था, यार आज पूरा दिन कर तो लिए बट क्लास एक भी नहीं किए। फिर वो जैसे जैसे 2-3 दिन पाइल अप होता था, वो टेंशन और भी इंक्रीज करता था।
आपने जब क्लासेस ली, आप सीएफए भी साथ साथ कर रहे थे। सबसे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बच्चे सीएफए कर रहे हैं सीए के साथ, ऐड करना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माय क्वेश्चन टू इज, क्या आपने सीएफए लेवल 1 की ट्यूशंस ली थी? नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं ली थी तो कैसे उसको मैनेज किया था? क्योंकि मैंने आज तक जितने बच्चों को गाइड किया है, मैंने यही बोला, और वो बच्चे पास भी हुए सीएफए लेवल 1 में, कि आप सीएफए लेवल 1 को ट्यूशन के बिना करो, सेल्फ स्टडी में जाओ, क्योंकि आप नई चीज तभी सीखोगे जब आप खुद से पढ़ोगे। बार बार ट्यूशन लेने से क्या होगा, कभी आपका पढ़ना नहीं होगा, तो आप उतना ही सीख पाओगे जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, आप कभी चीजों को खोलकर ही नहीं देखोगे। व्हाट वाज योर जर्नी फॉर सीएफए लेवल 1? सो सीएफए में मैंने कोई भी ट्यूशन क्लासेस नहीं लिए थे। मेरा बहुत ही सिंपल सा स्ट्रैटेजी था कि मैंने सबसे पहले अपना एएफएम का क्लास लिया था। मैंने पूरा एएफएम अच्छे से पढ़ा विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। आई टुक मोर टाइम थोड़ा अच्छे से समझ के करने में भी उसे। एंड वंस आई वाज डन विद एएफएम, मैंने सीएफए का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो एएफएम के कुछ चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो कि कंप्लीटली सेम है सीएफए में। तो एटलीस्ट आपको इतना हो जाता है कि 20% आपका कवर्ड है, विच इज नॉट अ मेजर चंक, बट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि आप कैसे चालू कर सकते हैं। तो हमें बिल्कुल भी फर्स्ट लेवल में अगर कोई सीए स्टूडेंट है तो मेरे अकॉर्डिंग उसको ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एएफएम कर ले रहे हो, आपका ट्यूशंस वहाँ हो जा रहा है, जो आपको प्रैक्टिकल पार्ट के लिए गाइडेंस चाहिए वो आपको मिल जा रही है वहाँ पे। उसके बाद सीएफए करने का सबसे इजी तरीका है कि आप श्वेजर, जो उनका मेन मटेरियल होता है जो बच्चे ज्यादातर यूज करते हैं, आप उसको उठाइए, आप उससे पढ़िए, उसके क्वेश्चंस करिए, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस कीजिए, मॉक कीजिए, और यही चीज आप 2 या 3 बार कर लीजिए। आपको रोक ही नहीं सकता है कोई कि आप क्लियर करो। एंड ट्यूशन लेके बहुत बार ऐसा होता है कि आप सीए का भी कर रहे हैं ट्यूशन, सीएफए का भी कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाता है कवर, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में। तो मतलब अगर किसी को सीएफए करना है तो आप सबसे पहले इंटर के बाद आप एएफएम की ट्यूशन करो। एएफएम की ट्यूशन करने से मेरे को जो बच्चों से पता है, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव, इक्विटी एनालिसिस, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये सब एएफएम में प्रोपोर्शंस है, तो उनका आपको बेसिक आइडिया लग जाता है। तो जब हम लोग खुद से रीड करते हैं तो हमको बातें समझ में आती है, ओके ये कोरिलेशन की बात कर रहा है, ये रिस्क की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, तो वो इजी हो जाता है। एंड गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट जो आपके इंस्टीट्यूट लेते हैं, सो दैट आपको पता हो एमसीक्यूज कैसे आएंगे और हमें उसे कैसे टैकल करना है इन टाइम लिमिट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ये एएफएम का ट्यूशन तुम्हारा पहला हो गया था। देयर आफ्टर आपकी जर्नी क्या थी, ट्यूशंस की जर्नी क्या थी? फिर मैंने एएफएम लिया, देन सेकंड ट्यूशन मैंने एफआर लिया था आपसे। वंस मेरे को एफआर कंप्लीट करने में काफी टाइम लगा था, बिकॉज एएफएम और एफआर के बीच में मैंने सीएफए दिया था। ओके। सो एफआर कंप्लीट करते करते आई वुड से कि मेरा 1.6 मंथ 1.6 इयर्स 1.7 इयर्स खत्म हो चुके। मतलब 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किया, सीएफए कंप्लीट किया, 1.5 साल कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास है हाफ ईयर ऑफ आर्टिकलशिप और 3 सब्जेक्ट है, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, एंड देयर आफ्टर हाफ ईयर फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, फिर क्या किया? तो उसके बाद मैंने ऑडिट लिया था। ऑडिट में मुझे अराउंड 3.5 मंथ्स लगे थे। Okay. काम के साथ साथ एक ही क्लास करके कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने डीटी लिया था। डीटी में भी मुझे अराउंड 3 मंथ्स ही लगे थे, 2.5-3 मंथ्स। एंड फिर मैंने आईडीटी लिया था जिसमें मुझे 2.5 मंथ्स। तो डीटी आईडीटी साथ में नहीं लिया था, अलग अलग लिया था? मतलब जब डीटी खत्म होने वाला था तब मैंने आईडीटी लिया था, बिकॉज मेरे पूरे ही आर्टिकलशिप के दौरान मेरे पास ऐसा कोई भी फेज नहीं था जहाँ पे आई कुड मैनेज 2 सब्जेक्ट्स टुगेदर। ओके, ठीक है, ठीक है। मैंने एक एक करके ही किया था। बट आईडीटी हमेशा आगे भी जो ले रहे हैं उन्हें हमेशा लास्ट में ही लेना चाहिए, बिकॉज हमारे अटेम्प्ट में स्पेशली ऐसा हुआ था कि जितने सर्कुलर्स है, जितने केस स्टडीज है, जितने अपडेट्स है, सिर्फ 80% पेपर उसी से था। सो इफ समबडी इज टेकिंग आईडीटी पहले से ही, तो दे विल हैव टू टेक अपडेटेड बुक्स। बाद में पता चलेगा अपडेशन के बारे में, सो अगेन दे हैव टू रीड दैट। तो इससे बेटर है कि सबसे एंड में आईडीटी करना, और अपडेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट फोकस कर रहा है तो वो आपको भी देखना पड़ेगा। राइट। ये डीटी का क्लास होते होते आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गया था कि आर्टिकलशिप चल रहा था? मेरा क्लासेस आर्टिकलशिप चल रही थी, मेरे को 4 मंथ्स का लीव मिला था। ओके, आपका 2 साल वाला आर्टिकलशिप था? 3 इयर्स। वो 3 इयर्स वाला आर्टिकलशिप था, मतलब तुम वो पुराने वाले लॉट से हो। मतलब तुम शायद वो लास्ट होगी जिनका 3 साल का था, उसके बाद सबका 2 साल हो गया था। तो कैसा फील हुआ था जब इंस्टीट्यूट ने ऐसा अनाउंस किया और आपको लगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बहुत खराब। मेरे बाद ज्वाइन किया हुआ 2 बैच छोड़ चुका था और मैं आर्टिकलशिप ही कर रही थी। ओह माय गॉड, मतलब तुम्हारे जूनियर तुमसे पहले बोल रहे थे बाय 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 दीदी, वाह वाह वाह। उनके फेयरवेल मेल्स आ रहे हैं और मेरे क्लाइंट मेल्स आ रहे थे। तुम वो ट्रांजिशन, मतलब एकदम 3 साल वाला आर्टिकलशिप। तो तुम्हारी क्लासेस वहां कंप्लीट हो गई, फिर यू हैड 4 मंथ्स। 4 मंथ्स बिकॉज नवंबर का एग्जाम जनवरी हो गया इसीलिए, अदरवाइज टाइम और कम होता। नहीं, टाइम फिर भी उतना ही रहता, मतलब फिर मुझे जल्दी छुट्टी मिलती, मतलब 4 मंथ्स लीव इज वो। हाँ ठीक है, समझ गया मैं।
ये हो गया ट्यूशन का बात। तो ट्यूशन में ये है कि सीए फाइनल की ट्यूशन आपको एक एक सब्जेक्ट एट अ टाइम करनी पड़ती है। हाँ, अगर आपके पास 2 साल वाली आर्टिकलशिप हो तो मेरे को लगता है डीटी आईडीटी जो है ना, क्योंकि इनको पास 8-9 महीने रहते हैं, तो खत्म होने के बाद आप डीटी आईडीटी लो, या 1-2 महीना बचा हुआ डीटी आईडीटी दोनों साथ में ले लो एंड कंप्लीट इट इन 2-3 मंथ्स। ठीक है। लास्ट 4 मंथ्स मुझे जो पता है, मतलब मैं निखिल सर से भी मिला था कुछ टाइम पहले, तो उनसे भी पता चला वगैरह, तुम लोग बहुत बहुत मेहनत किया। कैसे तुम लोग ये 4 मंथ को प्लान किया? एंड और एक साथ में क्वेश्चन, इंटर में और फाइनल में कंसिस्टेंसी फाइनल में बहुत बड़ा चैलेंज है। क्लास कर लिए, क्या क्लास के साथ साथ कोई रिवीजन वगैरह करते थे, या एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट किए बाद में 4 महीने में रिवीजन करेंगे? मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एएफएम में तो मैंने रिविजन्स किए थे, क्योंकि वो फर्स्ट सब्जेक्ट था, उस टाइम ऐसा टाइम कंस्ट्रेंट फील भी नहीं होता था, तो कर पाते थे। इवन एफआर जब मैं कर रही थी तो आपके जो एमसीक्यूज आपके पोर्टल पे रहते थे, मैं स्टार्टिंग में वो करती थी, बट फिर जैसे जैसे प्रेशर आ रहा है, फिर क्लासेस की कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है, तो वो छूट जा रहा था। बट मैं जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करती थी तब मैं रिविजन करते करते स्टार्ट करती थी, तो मेरा फाइनल लास्ट में भी वही हो गया था कि जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे वो मेरे को आ रहे थे अच्छे से, क्योंकि उस टाइम मेरी रिविजन भी हो गई थी क्लासेस के साथ साथ, और लास्ट के चैप्टर में मुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। इवन फॉर डीटी मैंने कैपिटल गेन्स 2-3 बार रिवाइज कर लिया था जब मैं स्टार्टिंग, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर जो मैंने क्लासेस में देखे थे। सो ऐसे ही हो रहा था, बिकॉज सब्जेक्ट का लेंथ ही ऐसा है कि पूरे टाइम कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट है, बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल बच्चे को साथ साथ पढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। जिन बच्चों का ऐसा है जिनकी कॉलेज रेगुलर नहीं है या आर्टिकलशिप में 7 बजे छूट जाते हैं, वो उन बच्चों को तो इवनिंग टाइम सिर्फ रिवीजन पे देना चाहिए। आप क्लास एक ही करो मॉर्निंग में, इवनिंग टाइम 2 घंटे का टाइम सिर्फ जो आपने पढ़ा है उसको एक बार पढ़ने के लिए और क्वेश्चंस को वापस करने के लिए देखो। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है मेरे पास, बहुत सारे बच्चों की यही बात आती है कि जब आप लोग पढ़ते हो, सीए फाइनल में सारी ट्यूशंस ऑनलाइन है, घर पे बैठ के अपनी क्लासेस की, क्या आप क्वेश्चंस खुद से पढ़ के ट्राई करते थे, या आप फ्लो में 3 घंटे पहले क्लास कर ली फिर उसके बाद देखा? तो एफआर में जैसे जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं उसमें तो खुद से ट्राई नहीं करते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, टीचर्स के साथ ही बनाया जाता था क्वेश्चंस। अगर कोई छोटा क्वेश्चन है, जैसे पीपी का कोई क्वेश्चन है या इन्वेंट्री का कोई क्वेश्चन है, तो वो खुद से ही हो जाता था, उसमें कुछ वैसे नहीं थे, बट मोस्टली बोले टीचर के साथ ही बनाया जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता कि अगर आप बहुत फर्क पड़ता है, मतलब अगर हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे तो आप हम लोग को टाइम देते थे 5 मिनट 10 मिनट की तुम लोग खुद से बनाओ, तब भी नहीं बनता था, पर जब उसके बाद आप हमें समझाते थे तब दिमाग में फिट हो जाता था कि हाँ इसके बाद अब और गलत नहीं होगा, ये गलती नहीं होगा, करेक्ट। बट फाइनल में जब हम क्लासेस कर रहे थे तो बहुत बार हमसे बन जा रही थी, मेरे से बन जा रही थी क्वेश्चन, पर जब मैं रिवीजन खुद से करने बैठी तब मेरे डाउट्स आ रहे थे, मैं आपको भेजती भी थी डाउट, क्योंकि उस टाइम क्लास करते करते रियलाइज नहीं होता है, बट अब यही है कि ये एक ट्रेड ऑफ है, आपको टाइम और मतलब अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग सब चीज जैसे हो सके आपको करना होगा, यहाँ पे कोई राइट या रॉन्ग रहता नहीं है उस टाइम, करेक्ट। बट कोशिश करनी चाहिए कि खुद से करे। एएफएम में मैं ट्राई करती थी मैं खुद से करूँ, क्योंकि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे, तो जहाँ बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, वहाँ पे एटलीस्ट मेजॉरिटी मेरे फ्रेंड्स लोग से भी मुझे यही समझ आया कि खुद से नहीं हो पाता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा मतलब हैंड होल्डिंग चाहिए कि वो बताए कि यार इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट एक बार में ध्यान में जरूरी नहीं है, फिर बनाने बैठते हैं 70-80% बना, उसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा कैसे हुआ, तो एक बार सर के साथ ही चलना बेटर रहता है। आपने जो लास्ट 4 महीने थे उसकी प्लानिंग कैसे की थी? प्रायर प्लानिंग की थी या विद द फ्लो चला था? और लास्ट 4 महीने में पढ़ाई कैसे की थी? मतलब मेरा मेन ये क्वेश्चन है, कितना टाइम रिवीजन, कितना टाइम प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह का क्या आपका शेड्यूल था? क्या आपने कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे या नहीं दिए थे? बिकॉज मेरे को लगता है सीए फाइनल लेवल पे कंसिस्टेंसी थ्रू आउट दी आर्टिकलशिप, बट देयर आफ्टर जो लास्ट 4 महीने का सेल्फ स्टडी होता है ना, वो सबसे बड़ा गेम चेंजिंग पॉइंट होता है, जहां पर ही रिजल्ट डिसाइड होता है कि कौन सा बच्चा कहां जाने वाला है। तो व्हाट वेयर हाउ वेर योर 4 मंथ्स प्लान, कैसे प्लान किया था उसको? सो मेरा आर्टिकलशिप लाइक मेरी छुट्टी होने के 1 महीना पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, क्लासेस देखना कंप्लीट हो गया था, तो 1 मंथ आई हैड फुल फॉर रिवीजन। सो उस 1 मंथ में मैंने एएफएम रिवाइज कर लिया था पूरा, ठीक है, तो मतलब काम के साथ साथ एएफएम हो गया था। तो जब मेरा छुट्टी स्टार्ट हुआ था तो मेरे को एफआर से स्टार्ट करना था और बाकी के 4 सब्जेक्ट्स संभालने थे, तो मेरा वही था कि आई हैव टू फोकस ऑन कंप्लीटिंग एटलीस्ट 3 एंड एटमोस्ट 4, क्योंकि उतने टाइम में मुझे नहीं लगा था कि 4 से ज्यादा रिविजन पॉसिबल है, करेक्ट, तो 3 से 4 रिविजन मुझे करने थे। अब मेरा पहला रिविजन 2 महीने में कंप्लीट हुआ था,
सो उसमें मैंने FR, ऑडिट, DT, IDT वापस किए थे उस 2 मंथ्स के अंदर अंदर। उस टाइम मैंने IBS में बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। ठीक है। एंड में मेरे को एक बार लगा था कि हाउ शुड आई अप्रोच IBS, बट देन मैंने जो अपने सीनियर या बैचमेट से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि अभी फोकस करके कोई मतलब नहीं है IBS। फिर नेक्स्ट 1 मंथ में मैंने अगेन रिवीजन किया था। सो अब इसमें ऐसा था कि फर्स्ट रिवीजन मैंने मॉक्स नहीं दिए थे बिकॉज ठीक मेरा है। लेवल ऑफ प्रिपरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क। फर्स्ट रिवीजन इज एक्चुअली फर्स्ट सेल्फ स्टडी, Right. कि आपने सब्जेक्ट को एक बार देखा वापस और खुद से। फर्स्ट रिवीजन का भी तरीका ये था कि मैंने पूरा पढ़ा और हर एक क्वेश्चन बनाया, 100% क्वेश्चन बनाया मैंने, क्योंकि टाइम था कि मैं बना पाऊँ 100%। तो उसमें फिर मैंने मार्किंग कर लिया था कि ये क्वेश्चन वापस बनाने हैं ये। एंड AFM में मेरे पास कोई समरी नोट्स नहीं था, तो जब मैं AFM पढ़ भी रही थी तो मैं साथ साथ समराइज कर रही थी एक कॉपी में कि एटलीस्ट फॉर्मूलाज मेरे पास एक जगह पे है आ जाए। ठीक है, वेरी तो गुड। उस तरह से AFM एंड FR हो गया था। फिर DT में भी सेम, मैंने 100% क्वेश्चन, मैंने फास्ट ट्रैक बैच दिया था DT में, तो फिर ऑलरेडी मैंने क्लास के साथ साथ 100% क्वेश्चंस नहीं देखे थे, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम ही था कि मैं सारे क्वेश्चंस बना रही थी। तो मेरे सभी सब्जेक्ट में यही सिंपल स्ट्रैटेजी था कि मेरे को मार्क कर लेना है कि अगले में मुझे कितना करना है, मेरे को 50% कर लेने हैं क्वेश्चन को एटलीस्ट। तो 2 महीना मेरा ऐसे निकल गया था। उसके बाद नेक्स्ट 1 मंथ में मैंने सेकंड रिवीजन कंप्लीट किया था। सो अब फर्स्ट रिवीजन में मेरा ऑडिट मैंने ऑल्दो पूरा पढ़ा था अच्छे से, बट इट वाज नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड इतना इजीली। इवन इन द सेकंड रिवीजन ऑडिट रजिस्टर नहीं हो रहा था और 2 महीना ही बचा था फॉर द एग्जाम्स टू बिगिन। तो मुझे रियलाइज हो गया कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से भी डिस्कस किया एंड यही मैं डिसाइड की कि अब मुझे सेक्शनल मॉक्स ही देना होगा, दैट इज द ओनली वे आई कैन गेट थ्रू दिस। करेक्ट। तो अब सेक्शनल मॉक्स में भी देयर आर पीपल हु बाय मॉक व्हिच इज वेरी गुड, बट मैंने सोचा था कि अगर मैं खरीदूंगी भी तो जिस सीक्वेंस में मेरे चैप्टर्स है उस सीक्वेंस में वो मॉक्स नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मेरे टीचर जिनसे मैंने क्लास ली थी उनके खुद के ड्राइव में भी सेक्शनल मॉक्स है जो कि कोई रेफर नहीं करता है जनरली बिकॉज इट इज बुक के क्वेश्चंस, बट मेरा था कि मुझे बस लिखने का प्रैक्टिस करना है correct, कि मैं correct. रिकॉल कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने वही स्टार्ट किया और मैंने अपने एक फ्रेंड को पकड़ लिया था अपने साथ कि हम लोग दोनों एवरी वीक थर्सडे को एग्जाम देंगे, जितना पढ़ लिया सुबह सुबह ऑडिट उतना का एग्जाम दे देंगे। तो अब हम लास्ट 2 मंथ में एवरी थर्सडे हम एग्जाम दे देते हैं विदाउट फेल, और एवरी संडे हम IBS का एक केस स्टडी करते थे विदाउट फेल। तो इस तरह से ऑडिट का मेरा हर थर्सडे सेक्शनल मॉक्स दे दे के थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था, फिर रिकॉल भी होना स्टार्ट हो गया था। करेक्ट। एंड आई थिंक दैट इज द ओनली वे दैट अ पर्सन कैन मतलब टैकल ऑडिट एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए लास्ट 2 मंथ्स में मेरा वही था। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊँ तो AFM में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था पर्सनली, बिकॉज AFM में बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत एम्बिगुअस क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उसमें वही सिंपल तरीका है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करना होगा चीजें, और फर्स्ट रिवीजन में एटलीस्ट आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और जो फॉर्मूलाज वाला क्लैरिटी है उतना आपको हो जाना चाहिए, आपको फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए, तब तो जाके आप बिल्ड कर पाओगे जो आपको नहीं समझ आ रहे उन चीजों में। और हमारे अटेम्प्ट में जो AFM का पेपर था उसके बाद तो ये समझ आ रहा है कि इंसान का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिपीटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं बट न्यू क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, तो उससे जो रिपीटेड क्वेश्चंस है ना उसमें भी हमें डाउट होने लग जाता है एग्जाम हॉल में। करेक्ट। कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये AFM था। FR में आपका जो मटेरियल था दैट वाज मोर देन इनफ, उसमें पूरा कवरेज था। मैंने वही किया था कि मैंने आपका मटेरियल एक बार फुल सॉल्व किया था, एक बार मार्क सॉल्व किए थे, एंड उसके साथ साथ जो टर्म का पेपर्स आपके मटेरियल में नहीं था सिर्फ वो मैंने सॉल्व कर लिए थे, तो उससे हो गया था। FR इज स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस कि कहाँ से क्या आएगा यू नो, तो अगर आप उस पर फोकस करो, अगर आप लास्ट के जो 4 बड़े चैप्टर्स है उस पर ज्यादा फोकस करके करो तो इट इज मैनेजेबल उस तरह से। फिर DT के लिए भी मैंने मॉक दिए थे, फुल मॉक्स दिए। बाकी FR, AFM, DT, IDT इन 4 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सिर्फ फुल मॉक्स दिए थे। 1 या 2? 2 फुल मॉक दिए थे मैंने। What was your performance in first mock? सो द थिंग इज कि मॉक पेपर्स भी आप क्या दे रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने MTPs ही मॉक दिए थे और पास्ट ईयर पेपर्स में मॉक दिए। Okay. तो जो मेरा पास्ट ईयर पेपर्स था आई वाज स्कोरिंग अबव 75% इन द फर्स्ट मॉक व्हिच आई गिव एक्सेप्ट फॉर ऑडिट। सो ऑडिट में तो बहुत ही बुरा स्टेट था, बट अदर देन दैट सब में अबव 75% आ रहे थे इन सितंबर अटेम्प्ट का पेपर्स। Okay. एंड एक का मैंने मे भी दिया था आई थिंक, तो हाँ उतना मेरा आ जा रहा था। तो फिर 75% आ रहे थे। इन मॉक टेस्ट से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? मतलब मेरे को ऐसा लगता है मॉक टेस्ट से आपको ऐसा पता चलता है ग्रे एरियाज क्या है, किन एरियाज पर मुझे फोकस करना और किन एरियाज को मुझे अब एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इफ आई जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस इट विल बी डन।
मॉक ये टेस्ट से help करता 3 है? फायदा होता है। पहला फायदा तो जो आपने बोला, ग्रे एरियाज पता चलते हैं। दूसरा, अगर कोई आप मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड इफ यू आर गेटिंग हैप्पी कि मेरा 3 घंटे में हो जा रहा है, तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। आपका 2 घंटे में होना चाहिए, 2.5 घंटे में होना ही चाहिए। बिकॉज बहुत बार होगा कोई एमसीक्यू है, आप मॉक देते टाइम आप सर्कल कर दे रहे हो, आपको फीलिंग आ रही है, तो पर आप एग्जाम में वो नहीं करोगे। आप एग्जाम में 3 बार 4 बार वो ही एमसीक्यू देखोगे, तो आपका टाइम चला जाएगा। मतलब थोड़ा एग्जाम का प्रेशर में थोड़ा टाइम और ज्यादा चाहिए। लगेगा ही लगेगा, ये मैंने फील किया। बिकॉज आफ्टर एवरी पेपर आई यूज्ड टू फील कि मेरा तो 1 घंटा बचता था घर पे, अब 15 मिनट कैसे बच रहा है, 10 मिनट कैसे बच रहा है। तो क्योंकि एटलीस्ट मैं 1 घंटा बचा पा रही थी, तो शायद मैं 10-15 मिनट बचा पाई। तो वो एक हो जाता है कि आपको स्पीड आपका बन जाता है। और अगर आप थोड़ा पहले कर पा रहे हो, तो यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि आपका पेपर खत्म हो जाएगा। करेक्ट। दूसरा चीज है, मैंने तो ऐसे भी मॉक्स दिए थे कि मतलब मेरा 1 वीक पहले खत्म हो चुका है प्रिपरेशन, अब मतलब एक सब्जेक्ट का, एंड मैं दूसरा प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड मैंने रैंडमली AFM या FR का देना मॉक दे चाहिए। दिया। करेक्ट। सो आई यूज्ड टू स्कोर रियली बैड, मतलब रियली बैड इन द सेंस 50 to 65 के रेंज में आ जाते थे ठीक है। मार्क्स। तो वो नहीं था, 75 एक बार आ रहा है तो कम ही हो रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। पर उससे पता चल जाता था कि कौन सा चैप्टर्स है जो मैं बिना देखे भी बना पा रही हूँ। जैसे कि AFM में डेरिवेटिव के क्वेश्चन में बिना देखे नहीं बना पाती थी, मेरे सारे डेरिवेटिव्स रॉन्ग हो रहे थे, ऑप्शंस या फिर फॉरवर्ड्स वगैरह के क्वेश्चन, बाकी मेरे राइट हो जा रहे। तो ये सब अंडरस्टैंडिंग मिल रहा था कि पहले किस चैप्टर पे फोकस करना है, बाद में किस पे फोकस करना है। एक वो लास्ट रिवीजन का वे मिल जाता है, मुझे कैसे जाना है, लास्ट डे पे क्या किसको मेहनत करना है, देना टाइम। इस चीज से तो दूसरा ये फायदा हुआ था। और तीसरा है कि ऑडिट जैसा सब्जेक्ट में तो अगर आप मॉक्स नहीं दोगे, तो आजकल जो पेपर्स आ रहे हैं उसमें इतना प्रैक्टिकल मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि अगर आप सिर्फ रट के चले जाओगे ना, तो आप नहीं उसको टैकल कर पाओगे। तो मॉक देने से आपका बहुत गलत होगा आंसर, पर आपको पता चलेगा कि ओके ये पैटर्न है जो फॉलो कर रहा है इंस्टीट्यूट, और वो सिर्फ देखने से कैसे कभी टाइप नहीं के समझ क्वेश्चन आएगा। आएंगे और इंस्टीट्यूट कैसा उनका आंसर कर रहा है, ये आपको पता चलेगा जब आप मॉक के आंसर्स फाइनली चेक करोगे कि मैंने कहाँ क्या क्या मिस्टेक की है। इवन फॉर FR मैंने लास्ट मॉक दिया था एग्जाम के 2 दिन पहले, ऐसे दे दिया, मतलब क्योंकि रिवीजन कंप्लीट हो गई थी, मैंने ज्यादा टाइम दिया था खुद को। तो वो मॉक मैंने कोई एक टीचर का जो मॉक्स होते हैं उनमें से दिया था, दैट आल्सो लाइक आई टुक फ्रॉम अ ठीक है, फ्रेंड। करेक्ट, कोई बात नहीं। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, द पेपर वाज वेरी टफ, एंड उस टफ पेपर में व्हाइल आई वाज राइटिंग मुझे लग रहा था मैंने बहुत बुरा किया है, बट व्हेन आई चेक्ड तो मेरा 76-77% हो गया था उसमें। सो देन आई रियलाइज कि ठीक है, अगर तेरे को एग्जाम में भी ऐसा फीलिंग आए कि बहुत बुरा हो रहा है, तो हार मत मानना, होएगा, ठीक हो जाएगा। एंड हमारा पेपर भी कोई इजी नहीं था, बट उस पेपर को करने के बाद आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि व्हाटएवर आई एम राइटिंग, डर नहीं था कि डर पेपर चला गया था। ग्रेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एज अ टीचर मैं पूछना चाहूंगा, इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ना फाइनल में कितना हेल्पफुल है? मतलब क्या जर्नी फाइनल की खाली फाइनल पे डिपेंड करती है कि फाउंडेशन और इंटर का बेस भी फाइनल में मैटर करता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी मतलब एग्जाम को सिर्फ एग्जाम की तरह ले रहे हैं कि मुझे ये एग्जाम देके पास करना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग या बहुत ज्यादा टाइम लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई टीचर 100 घंटे में करा रहा है, कोई 200 घंटे में करा रहा है, तो 100 वाला भी करने से इंटर निकल जाएगा। ये कितना मैटर करता है फाइनल में कि आपके इंटर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो? इंटर में जितना मेहनत इंसान कर लेगा ना, उसको फाइनल में उसका जो रिजल्ट है वो दिखना ही दिखना है। तो आई वुड, जो भी बच्चे देख भी रहे हैं उनको इंटर में अगर कोई फुल पढ़ा रहा है टीचर, ज्यादा टाइम भी ले रहा है, तो आपको वो ज्यादा टाइम वाले पे फोकस करना चाहिए, आपको ऑफलाइन जाने पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज इंटर में आप जितना मेहनत कर लोगे उस टाइम आपके पास कोई बैगेज नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, ना ऑफिस का प्रेशर है ना फैमिली का प्रेशर है, आप एक स्टूडेंट हो। तो उस टाइम आप जितना मेहनत कर लो, आप पुश कर लो खुद को, तो फिर फाइनल में बहुत हेल्प होगा। जैसे कि इंटर में DT IDT मैंने ऑफलाइन लिया था, तो मेरा कॉन्सेप्ट एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, DT में बहुत स्ट्रॉन्ग था इंटर में, और IDT में भी था। तो फाइनल में मैं ऑडिट बैकग्राउंड से, तो मैंने 3 साल DT IDT में काम नहीं किया है, तो मुझे कुछ याद नहीं था। TDS हो गया, सेक्शन नंबर, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने किया है उनको मुंह जबानी याद है, मुझे नहीं याद था। बट क्योंकि एटलीस्ट मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड था, तो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट थे, कैपिटल गेन, PGVP, तो वो सब में मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ। पर वही अगर इंटर में भी कुछ फाकीबाजी होता तो शायद मुझे और दिक्कत हो सकती थी। और IDT में तो मुझे बहुत हेल्प हुआ था, क्योंकि इंटर में मुझे एटलीस्ट वाटर सप्लाई ये सब तो मतलब पढ़ना ही नहीं पड़ रहा था। GST का बैकग्राउंड क्लियर था, तो फाइनल GST ही है। हाँ, मतलब 3.5 साल हो गया कि मैंने छुआ नहीं है उसको, बट वो नहीं फील हो रहा था, बिकॉज इंटर में इतना अच्छे से अंदर
हम लोग ने पढ़ लिया था। एंड इवन फॉर एफआर, क्योंकि आपके साथ हम लोग इतना अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर चुके थे, तो जो रेपिटेटिव इंडेक्स थे ना, उसमें हमें कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ा, सिर्फ जो न्यू इंडेक्स है उसमें एफर्ट आ रहा है। मतलब इंडिया 16, 38 कुछ एफर्ट नहीं था, मतलब इनकम टैक्सेस वगैरह का कुछ पॉइंट्स नया है, ठीक है, अदरवाइज बेस जो है ना उसमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो मेरे को पता है, ऐसे ही करते हैं। तो आपके जैसे 3 वॉल्यूम्स थे, तो फर्स्ट वॉल्यूम हम लोग का हार्डली 1 दिन में खत्म हो जाता था, क्योंकि वो सारे पुराने थे। फिर नेक्स्ट 2 वॉल्यूम में भी सेकंड भी ज्यादा टाइम नहीं लगता था, उसमें थोड़े थर्ड वॉल्यूम में वो कंसोलिडेशन बिजनेस का, करेक्ट, तो वो चीज हो पा रहा था। और उसमें टाइम देना भी चाहिए, बिकॉज मेरे को लगता है एग्जाम में वही एक ऐसी जगह है जहां पर वो इंस्टीट्यूट आपको ऐसी जगह डाल देगा कि अगर आप अच्छे से नहीं करके आओ तो आप पेपर खराब कर सकते हो। हाँ, जैसे सितंबर अटेम्प्ट का काफी टफ था कंसोलिडेशन, इस बार टर्म का इजी था, इस टर्म का इजी था, मतलब करने लायक था। इट वाज लाइक कि हाँ ये सब देखे हुए हैं, ये मैं करूंगी तो हो जाएगा। करेक्ट। वो तो देखो, वो इंस्टीट्यूट को छोड़ के कोई नहीं जानता कि वो पेपर में क्या सेट करेगा, एंड ये एक्सपेक्टेशन लेके भी नहीं जाना चाहिए। अब ये अपने जर्नी समझे, 4 महीना मैंने समझ लिया, मॉक टेस्ट भी समझ लिया, और ये एक बहुत अच्छी बात मेरे को जो लगी, तुम्हारा जो प्रिपरेशन था, पहला रिवीजन 2 महीना, दूसरा रिवीजन 1 महीना, फिर लास्ट जो रिवीजन है वो तो अपने को 15 दिन के अंदर करना है, ठीक है, 1 महीना, और फिर 15 दिन के अंदर तो अपने को सारे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। अब वो जो 15 डेज का टाइम होता है, वो 15 डेज का टाइम मेरे को लगता है द मोस्ट ट्रॉमेटिक टाइम होता है पूरे टाइम के अंदर। मतलब वो 15 डेज में आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल आपको रखना पड़ेगा अगर आपको 15 डेज अच्छे से जीना है तो। हाउ वर दोस एग्जाम का 15 डेज, हाउ यू प्लान्ड इट? तो मेरे लिए फर्स्ट एग्जाम वाज स्मूथ, बिकॉज मैंने अपने आप को मैंने अपने आप को इजीली 5 to 6 डेज दिए थे एफआर के लिए, ठीक है, बट आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू पैनिक इन फर्स्ट पेपर इटसेल्फ। और मेरा इंटर में भी थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस था, मेरा एफआर पेपर अच्छा नहीं गया था। सताक्षी सच अ गर्ल जिसकी आंख से आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब आई हैव सीन इंटर लेवल में बहुत बार ऐसा हुआ है, नहीं हो रहा है, मतलब शी इज अ रैंक होल्डर, वो पढ़ने में तेज है बचपन से, बट आप देखोगे इतना जल्दी वो डर जाती थी, मतलब हम लोग को कभी कभी डर लगता था भाई ठीक है हो जाएगा इतना क्या है। एंड इसके फ्रेंड्स वगैरह बहुत अच्छे थे जिसको बार बार समझाते रहते थे, बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे थे। तो ठीक है, ये डन है। आप बोलो तो बोलो। हाँ, तो 5 दिन तुमने लिया एफआर में? फिर हाँ, एफआर में दिया, और एफआर का पेपर मेरा अच्छा गया था। मेरा एक ही था कि आई डोंट वांट टू डिस्कस द पेपर विद एनीवन, मतलब मेरे बगल वाला भी अगर मुझे पूछता था कि ये एमसीक्यू, तो मैं भाई तो मेरा पेपर ले ले, एमसीक्यू वाला टिक किया हुआ है, देख ले, मैं जा रही हूँ। तो मैं बहुत एंग्शियस हो जाती हूँ अगर मुझे एक भी कुछ पता चला कि गलत हो तो मुझे जानना ही नहीं होता था। तो एफआर के बाद एएफएम था नेक्स्ट। एएफएम में मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन व्हाइल आई वाज डूइंग इन द 1.5 डेज वो अच्छा ही था, मुझे आते थे चीजें, बट हमारे टर्म में पेपर एक अलग लेवल पे आया था। देयर वर न्यू क्वेश्चंस, एंड न्यू क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट पोर्शंस से थे, तो ऐसे नहीं थे रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं थे, बट रेपिटेटिव क्वेश्चंस भी एग्जाम हॉल में करते टाइम मुझे पर्सनली बहुत लग रहा था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, एग्जाम एंजाइटी, हाँ वो हो रहे थे। बट हमारे पेपर में एक चीज अच्छा था कि हमारा एमसीक्यूज वर इजी इन एएफएम, तो आई थिंक मुझे वही स्कोर मिला हुआ होगा वहाँ पे ज्यादा। कितना एएफएम में स्कोर किया आपने? एएफएम में 73। वेरी गुड, बहुत राइट, गुड। तो वहाँ पे आई थिंक एमसीक्यूज में थोड़े नंबर आ गए होंगे ज्यादा। तो एएफएम के बाद बहुत ऐसे थोड़ा डर हो गया था मन में कि अच्छा हुआ है कि नहीं, बट फिर वही सेम ही चीज था, किसी से बात नहीं करना है उसके बारे में, कितना भी बोल लो। नेक्स्ट ऑडिट था तो पढ़ते पढ़ते याद आ रहा था बार बार, बट ऑप्शन तो होता नहीं है। करेक्ट। फर्स्ट डे थोड़ा याद आ रहा था, फिर सेकंड डे यही हो गया था कि पेपर लिख के लास्ट में 2 मिनट बच रहे तो इतना देखो 40 तक आ रहे हैं मन में, उतना मन में अगर संतोष आ जाएगा तो फिर बार बार दिमाग में वो घूमेगा नहीं। तो फिर वही था। ऑडिट के लिए भी मैंने जब प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन के टाइम पे आई वाज नॉट फीलिंग एंग्शियस, बिकॉज क्योंकि मैंने इतने सारे मॉक्स दे दिए थे ना, तो मुझे आधी से ज्यादा चीजें याद थी। कहीं कहीं मैंने भी 1-2 चैप्टर्स छोड़े होंगे, जैसे कि जो डिजिटल ऑडिट एक चैप्टर होता है, जनरली बहुत लोग छोड़ देते हैं, मैंने भी छोड़ दिया था, बिकॉज उसमें 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और आप वो पूरा क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो मेरा भी वही स्ट्रैटेजी था, बट एग्जाम हॉल में डिजिटल ऑडिट के साथ जो बाकी 2 क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी आए थे, और कोई और क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था, तो मुझे अल्टीमेटली वो करना ही पड़ा। मतलब 15 में 10 कर लिए, 5 छोड़ दिए। एंड ये मैंने इंटर से सीख लिया था, इंटर में मैंने यही गलती की थी कि मैं 5 संभालने की जगह मैंने 10 का कुछ उल्टा पुल्टा सिलेक्शन कर लिया। करेक्ट, सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वाज लाइक इट्स फाइन अगर 5 मार्क्स नहीं भी हो तो ऑडिट वैसे इट वाज गुड। अब ऑडिट में क्या हुआ था कि मुझे लग रहा था मेरा बहुत अच्छा पेपर गया है, बट मेरे बगल वाले ने 2-3 क्वेश्चन जैसे जबरदस्ती मुझे बता दिया कि इसका ये है, इसका वो है, एंड इट वाज नॉट मैचिंग। सो देन मेरा थोड़ा सा ऑडिट वाज द ओनली पेपर आफ्टर व्हिच आई वाज लाइक कि आई डोंट नो इफ इट हैज गॉन वेल और नॉट, अगर मेरा कुछ आएगा भी कि नहीं, मैं पास होंगी भी कि नहीं, उस लेवल तक आई वाज। 40 का भी टेंशन था?
बिकॉज ऐसा लग रहा था कि मैंने तो लिख दिया सब, पर अगर मेरा लॉजिक सब में गलत हो गया तो मतलब एक्सट्रीम सोच लेते हैं ना हम तो। बिल्कुल। तो उस तरह से, बट ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डीटी था, तो डीटी वाज एक्सट्रीमली लेंथी। मतलब वो 1.5 डेज में डीटी कवर करने के लिए आपको मतलब अपना एक एक मिनट संभाल के रखना होगा, बहुत बहुत बड़ा होता है। बट वही है कि मैंने तो यही फोकस किया था कि जो बड़े बड़े चैप्टर्स है वो सारा मैं फर्स्ट डे कर दूंगी, और रात में जो छोटे छोटे जैसे बिजनेस ट्रस्ट वगैरह का जो चैप्टर्स है या फिर सिक्योरिटाइजेशन है और भी छोटा छोटा चैप्टर्स है वो मैं रात में कर लूंगी, क्योंकि रात में मुझसे ज्यादा जगह नहीं जाता है। और डीटी में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था कि मतलब मैं ब्लैक कॉफी पी के पढ़ती हूँ, मैंने रात में पी लिया था। अब मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मेरे पेरेंट्स परेशान, मैं परेशान, मुझे नींद ही नहीं आ रहा मुझे, और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि डीटी में मुझे नींद नहीं आ रहा, मैं कैसे लिखूंगी, दिमाग नहीं चलेगा। हाँ, मैं 1 मिनट नहीं सो पाई थी, पूरी रात में जगी हूँ और पढ़ भी नहीं पा रही, कितना पढ़ हो गया था पढ़ाई। सुबह मेरे दोस्त लोग उठ के बोल रहे कि हमारा लास्ट के कुछ चैप्टर्स थे जो हमें सुबह पढ़ने थे, तो मैं बोल रही मेरा हो गया, तुम लोग पढ़ लो। हो गया तुम्हारा? ऐसा हो गया था कि रात भर मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। बट फिर ठीक है, मैं जैसे भी करके, भगवान भी कोई चीज है तो फिर मैं गई, पेपर लिखा। उसके बाद उस दिन मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन था, बिकॉज मुझे था कि जो भी मैंने लिखा है पास तो मैं हो जाऊंगी, और जैसे मेरी कंडीशन थी उस हिसाब से मैंने ठीक ही किया। बहुत अच्छा पेपर कर दिया। लास्ट पेपर आईडीटी था। आईडीटी में प्रिपरेशन के टाइम पे इतना स्ट्रेस नहीं था, बिकॉज बहुत चीजें संभाली हुई थी। बट हमारा पेपर बहुत 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 अच्छा आया था आईडीटी का। लाइक हर बार ऐसा होता है कि एक फॉर्मेट होता है कि इस क्वेश्चन में ऐसा आएगा, आरसीएम का एक क्वेश्चन आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई का आएगा। हमारे में वैसा नहीं था, हमारे में एकदम न्यू क्वेश्चन थे, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। सो मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम लोग सबका यही वर्डिक्ट था निकल के कि या तो हमने बहुत ही अच्छा किया है या तो हम बहुत ही डुबो के आए हैं, क्योंकि हमने अपना दिमाग तो पूरा लगा लिया था पेपर में। हाँ, ये अच्छे पेपर में ऐसा होता है। यू कैन नॉट जज कि अच्छा गया कि खराब गया, क्योंकि किसी को पता नहीं क्या होने वाला, क्या आंसर्स होंगे। और हमारे अंदर इतना हिम्मत भी नहीं था कि एक दूसरे को बता भी पाए कि ये अप्रोच है या नहीं है। कि किसी का अगर अप्रोच डिफरेंट होगा तो वहाँ पे अभी आईबीएस बचा हुआ है। करेक्ट। तो आईबीएस में हमारे पास 1 दिन एक्स्ट्रा था, हमें 2.5 दिन मिला था आईबीएस में। तो दैट वाज अ गुड थिंग, क्योंकि मैंने एग्जाम के टाइम पे लास्ट 4 मंथ्स में आईबीएस में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला था, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैं एक एमसीक्यू, एक केस स्टडी संडे बना रही थी। तो आईबीएस में मैंने लास्ट का 2.5 दिन में लाइक एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू मैंने लॉ का पूरा बुक फ्लिप कर लिया था कि कहाँ पे क्या है, सो दैट आई नो कि इस वॉल्यूम में मुझे ये मिल जाएगा। तुम बता सकती हो कौन सा यूट्यूब वीडियो था? सबको हेल्प करेगा। एक्चुअली मुझे टीचर का नहीं नाम याद है, बट मैं आपको शेयर कर दूंगी उनका। ठीक है, तुम वो लिंक देना, मैं वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। ठीक है। वो 1-2 घंटे का वीडियो था जिसमें ही वाज जस्ट फ्लिपिंग थ्रू द बुक्स एंड वो बता रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तरह से। हर्ष सर है एक, जो कि एसपीओएम के लिए भी लॉ के क्लासेस देते हैं। तो उनके भी मैंने वीडियोस रेफर किए थे फॉर अदर लॉज, नॉट फॉर कंपनी लॉ। तो उससे थोड़ा एक आइडिया मिल गया था, क्योंकि फेमा, एफसीआरए वगैरह हमें कुछ भी नहीं आइडिया है। एसपीओएम में पढ़ते हैं लोग, बट मेरा एसपीओएम 2 साल पहले किया हुआ था, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उस तरह से मैंने लॉ अच्छे से पढ़ लिया था। एंड फॉर कॉस्ट मैंने कोई वीडियो देखा नहीं, थोड़ा बहुत मैंने शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे, बट मोस्टली मैं बुक ही फ्लिप कर रही थी, बुक के क्वेश्चन देख रही थी। क्योंकि कॉस्ट में ऐसा हो रहा था कि मतलब अगर आपको आएगा भी कोई क्वेश्चन तो बुक का ही क्वेश्चन आएगा और डिफरेंट नंबर्स और थोड़ा बहुत चेंज करके। तो तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज कहाँ पर है, कैसा टाइप का क्वेश्चन कौन से पेज में मिल जाएगा, वो पता होना चाहिए। और जो थ्योरेटिकल कॉस्ट से क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो कोई भी नहीं कर सकता है, वो तो मतलब जो आता है लिख दो, फिर देखा जाएगा कितना नंबर आ सकता है। क्योंकि दैट इज वेरी मतलब रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन उन लोग दे देगा आपको। एंड हमारे टर्म में स्पेशली जैसे बहुत वीडियोस होते हैं आईबीएस के जहाँ पे बोलते हैं कि आपका या तो ऐसा केस होगा कि इस पैरा से ये क्वेश्चन, इस पैरा से ये क्वेश्चन, या फिर बहुत इंटीग्रेटेड होगा। तो हमारे पेपर में सारे ही बहुत इंटीग्रेटेड थे। एक ऐसा केस था जो कि पैरावाइज था, बट बाकी सब इंटीग्रेटेड था। तो पूरा केस ही पढ़ने में हमें बहुत टाइम लग जा रहा था। उसके बाद आंसर ढूंढना। एंड कॉस्ट में तो जनरली बच्चों का यही रहता है कि कॉस्ट का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जितना हो सके यू शुड अवॉइड डूइंग इट, बिकॉज आपका टाइम बहुत जाएगा उसको ढूंढने में। और आप लिख भी दोगे ना, तो आप क्या लिख रहे हो आपको भी नहीं पता है। आप 4 चीज लिख के आओगे कि चारों में से एक तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। मैं बच्चों से कुछ इंडेक्सिंग के बारे में सुनता हूँ, वो मेरे को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं इंडेक्सिंग। तेरा कोई इंडेक्सिंग वगैरह? हाँ, इंडेक्स था। लॉ के लिए मैंने आईसीआई का इंडेक्स लिया था, क्योंकि आईसीआई का क्या होता है कि एग्जाम मतलब बुक के सामने एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स को और फर्दर डिटेल में वो अपने वेबसाइट में दे के रखते हैं। ओके। तो वो इंडेक्स मैंने यूज किया था, वो बहुत हेल्पफुल होता है, एक एक पार्ट उसमें डिवाइडेड रहता है, तो और कहीं से हमें लॉ के लिए जरूरत ही नहीं होती है। और कॉस्ट के लिए मैंने 2 इंडेक्स यूज किया था, एक एबीसी इंडेक्स
मतलब A to Z इंडेक्स, कि A to Z कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या चीज क्या है, तो हमें बस वो वर्ड देखना है, A to Z इंडेक्स में ढूंढना है, बहुत हेल्प करेगा, करेक्ट, चला जाना है। और उसके अलावा एक था चैप्टर वाइज इंडेक्स भी मैंने ले लिया था, ऑल्दो वो इतना काम नहीं आया था मुझे। A to Z इंडेक्स अगर किसी के पास है एंड किसी ने फ्लिप कर लिया है बुक, तो आई थिंक दैट इज एनफ। और बहुत लोग बोलते हैं केस स्टडी बुक भी लेके जाओ, मैं भी लेके गई थी, बट वो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा आपके। एकदम नए केसेस बन के आते हैं। हाँ, नए केसेस नहीं, इतना मोटा बुक है, आप कहाँ से ढूंढोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। बस आप अपने मन के संतुष्टि के लिए ले जाइए, बट इट इज नॉट फीजिबल। एंड अगर ये दो इंडेक्स है और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए तो कोई इंडेक्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपने एग्जाम में पढ़ाई की है और आप, हाँ, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको बुक्स लेके जाना है, टीचर का ICMAT लेके जाना ही जाना है। बहुत बच्चे होते हैं कि सोचते हैं कि इतना क्यों उठाना है, नहीं लेके जाएंगे ICMAT, बट वो गलती नहीं करनी चाहिए। बिकॉज मेरे से पहले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक सभी को पता भी होगा, DT का, जिसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है ये पूछ लिया। ये किसी टीचर के बुक में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मैथ में मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मेन पेपर में कभी नहीं पूछेगा। तो ऐसे चीजों को टैकल करने के लिए आपको लेके जाना ही चाहिए। आपको ज्यादा ही भारी लग रहा है तो आप अपने बगल वाले को बोल दीजिए ले आने, और मैथ होना जरूरी है। दीदी लोग अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, जो खास दोस्त होते हैं, नहीं जो बेंच में बगल में बैठे हैं। ठीक है। ये 15 डेज MCQ कैसे प्रिपेयर किया था? मतलब हर सब्जेक्ट में 30 मार्क्स MCQ, एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या MCQ के लिए पहले से कुछ प्रिपरेशन किया था कि मेन पढ़ाई कर ली, MCQ हो जाएगा उससे? सो FR AFM में मैंने अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। आपका एक MCQ के लिए ऐप है, तो मैंने वो रेफर किया था, वो मैं करती थी थोड़ा बहुत, तो वो मेरे से बन जाते थे। तो आफ्टर पॉइंट आई स्टॉप डूइंग दैट आल्सो। एंड उसके अलावा DT IDT में इट इज मस्ट टू डू MCQ। अब IDT में मेरे लिए अच्छा ये हो गया था कि IDT में मेरे टीचर के बुक के अंदर ऑलरेडी MCQs थे, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ, तो वो मेरे को एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ा। बट DT के लिए मैंने भंवर बुराना सर से लिया था, तो उनके अलग से एक MCQ का PDF निकल के आता है, जिसमें पास्ट ईयर पेपर्स, MCQ, MKP, RTP, ये सब यही सोर्सेज होते हैं। तो मैंने इससे किया था, एंड बहुत अच्छा लेवल ऑफ MCQs होते हैं DT में। तो इट इज अ नॉन नेगोशिएबल कि आप करके जाओ MCQs। अगर आप नहीं करके जा रहे हो तो यू आर बेटिंग अ लॉट, और वो जरूरी नहीं है। टाइम ज्यादा लग जाए, सही बन भी जाए तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो। और मेरे अटेम्प्ट में तो ऐसा हुआ था कि MCQ में 3 ऐसे MCQs थे, तो आप एक MCQ में 4 क्वेश्चन किए तो 12 क्वेश्चन 24 नंबर 20 नंबर के आसपास डिट्टो सेम आ गए, कॉपी पेस्टेड। अब बट वही है ना कि अगर आप कॉपी पेस्टेड भी आ गए तो आपने शायद 1 महीना पहले देखा है, वो तो ठीक है, बनाने तो आपको वापस पड़ेगा ही, वो बनाना ही पड़ेगा। कितना ही हो। अरे इंस्टीट्यूट एक DT में वर्ड रेसिडेंट को नॉन रेसिडेंट कर देगा ना, एवरीथिंग चेंजेस। मतलब यू कैन नॉट बेट कि यार ये वाला का तो आंसर B होगा, दैट इज इम्पॉसिबल इन इंस्टीट्यूट्स पेपर। बट एटलीस्ट आपको पता था कैसे बनाना है मेरे को, राइट। तो वो बहुत हेल्प हुआ था। तो DT के लिए तो करना ही करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन विद एनीवन। इवन IDT के लिए करना ही करना है। हाउ इज इंस्टीट्यूट्स केस सिनेरियो बुक? इट इज अ वेरी, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। इनफैक्ट हमारे साथ तो DT में तो स्पेशली सब बच्चों के साथ ऐसा ही होता होगा, आप जितनी बार रिवीजन करोगे आप कुछ नया ही सीखोगे। मतलब कुछ नया ही पता चल रहा था, और केस स्टडी करने से तो और भी कुछ नया ही पता चल रहा था। ऐसी ऐसी चीजें जो हमने उस तरह से सोची ही नहीं थी, वैसे केस सिनेरियोस थे, तो हमें समझ आ रहा था अच्छा इस चीज का मतलब ये होता है। एप्लीकेशन ऐसे होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट में ऐसे काफी कॉन्सेप्ट थे जो मुझे क्लियर हुए थे जस्ट बिकॉज मैंने MCQs बना लिए थे। तो केस सिनेरियो बुक, PYQ, MTP, RTP, these इंस्टीट्यूट सोर्सेस, अगर आप इसका MCQ कर लेते हो तो आपको इससे बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम हॉल में जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो 30-70 के MCQ पहले करते थे? जैसे मेरा तो एक मैं रहता है, मैं गुरु ज्ञान सीरीज में बोलता भी हूँ कि पहले MCQs हाथ मत लगाओ, बिकॉज 15 मिनट्स यू आर गिविंग टू अ सब्जेक्टिव पेपर, आप रीड कर रहे हो क्वेश्चंस, तो अचानक से MCQ आके MCQ को देखना और इससे अपना फोकस हटा लेने से अच्छा पहले ये करो। तुम कैसे करती थी? मेरा था कि 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मैं यही सोचती थी कि मैं 5 करके MCQ करूंगी। पर अगर ये डिसीजन मुझे लेना है लास्ट के 1.5 घंटे पहले, करेक्ट, कि मुझे 5 करके MCQ करना है या मुझे 4 करके MCQ करके लास्ट करना है, और उसमें भी 4 में भी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद ही MCQ छूने जाना है। कुछ पेपर में मैंने 5 करके ही MCQ किया था, पर जहाँ पे मेरा टाइम कंस्ट्रेंट था जैसे DT में, तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ के पहले MCQ सारे बना लिए, फिर लास्ट क्वेश्चन फटाफट बना लिया। तो उस तरह से मैं डिसीजन रही थी। तो ऐसा कोई राइट या रॉन्ग नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन छोड़ के बीच में MCQ करना चाहिए। लास्ट में देखो मेरे को लगता है रिस्की हो जाएगा, बिकॉज 30 कंपलसरी मार्क्स एंड थोड़ा टाइम इधर उधर हुआ, क्योंकि कभी कभी दिमाग नहीं लगता है, अपने बहुत फोकस्ड रहते हैं, तो लास्ट में अगर टाइम नहीं रहा और वो 30 मार्क्स छूट गए तो वो 30 तो 0 ही है, क्योंकि वो कंपलसरी है। तो वो मैं वैसे ही करती थी कि अगर 1 घंटा बच रहा है
तब तो जो जिस भी स्टेज पे मेरा पेपर है आई वुड लीव इट एंड आई वुड डू एमसीक्यू। करेक्ट। बट अगर मेरा पेपर का टाइम सही से चल रहा है, जैसे एफआर में मैं ठीक चल रही थी तो मैंने लास्ट में ही किया था, बट डीटी में मैंने बीच में किया, आईडीटी में मैंने बीच में किया। मतलब मैं ऐसा करती थी कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, मैं उसको छोड़ देती थी, तो वैसे भी वो क्वेश्चन छूट ही गया है, फिर एमसीक्यूज के बाद ही मैं उस क्वेश्चन को टच कर रही हूँ। तो उस तरह से मेरा फोकस ये रहता था कि डिस्क्रिप्टिव में जितना मुझे अच्छे से आता है पहले लिख लो, खत्म करते हैं, फिर एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे। बट मैं बोलूंगी कि आउट ऑफ 6 पेपर्स 3 पेपर में मैंने लास्ट में एमसीक्यूज किए थे, और 3 पेपर जो थ्योरेटिकल पेपर्स थे उसमें मैंने लास्ट क्वेश्चन के पहले एमसीक्यूज किए थे। डन। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम कैसे यूज करती थी? सबसे पहले तो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में सबको अपना आंसर स्क्रिप्ट का फर्स्ट पेज भर लेना चाहिए। मिलता थोड़ी है 15 मिनट्स में, दे देता है? दे देता है। आजकल दे देता है? हाँ। मतलब पहले मैंने सुना था कि सब्जेक्टिव वाला पेपर देता है एंड कुछ नहीं देता है, फिर आपको 15 मिनट खत्म होते ही आपको आंसर शीट और एमसीक्यू बैंक पढ़ाई जाती है। मेरे केस में हम लोग को दे रहा था। ओके, मतलब आपको सब्जेक्टिव और आंसर शीट दोनों दे दिया था, बट आंसर शीट में लिखना नहीं है, आप पहला वाला भर सकते हो। ओके, ठीक है, आप भर लो। बिकॉज मेरे साथ तो फर्स्ट एग्जाम में ही हुआ था, और वीडियो देख के जाओ कैसे भरना है क्योंकि आप इतने स्ट्रेस में रहोगे, बगल वाले से आप पूछोगे कि इधर क्या भरना है, उधर क्या भरना है। इंटर में तो भरा होगा? इंटर में 3 साल पहले भरा था तो एक बार देख लो, 2 मिनट लगेगा, देख के जाओ। स्ट्रेस में इंसान उल्टा पुल्टा कर सकता है। करेक्ट। तो वो भर लो, उसमें 5 मिनट चला जाएगा, फर्स्ट एग्जाम में तो चला ही जाएगा। करेक्ट। फिर आपको बचेगा 10 मिनट। अब 10 मिनट में एफआर जैसा पेपर में ना, अगर आप मॉक दे रखे हो तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आएगा। तो मैंने तो मेरा जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग था, मतलब एक बार मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, तो मेरे को समझ आ गया कि ठीक है, मैनेजेबल है। फिर मेरे को जो आता था, मैं क्वेश्चन 4 या 5 आई थिंक मैं की थी, क्योंकि उसमें अपना जो छोटे छोटे इंडेक्स होते हैं उससे रहते हैं, इंडेक्स 1, इंडेक्स 34, इंडेक्स, हाँ ठीक है। तो मैंने उधर से किया था स्टार्ट। बहुत लोग 2 से करते हैं क्योंकि एफआई उन लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता है, बट फाइनेंशियल, हाँ ठीक है, अपना अपना बात है। बट बहुत लोग बोलते हैं वीडियो में, बट मैंने लास्ट से किया था बिकॉज आई न्यू दोस चैप्टर्स वेल। तो मैंने उस क्वेश्चन को बना लिया था अपना रफ में पेपर में, मतलब थोड़ा बहुत टीचर्स अलाउ कर देते हैं, तो वो ठीक है, दैट इज ओके, पेंसिल से आप बनाओ एंड योर मोटिव इज नॉट चीटिंग, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मैंने वो एक क्वेश्चन बनाया था, उतना देर में मेरा टाइम स्टार्ट हो गया था। देन आई स्टार्टेड विद दैट क्वेश्चन ओनली, जितना भी रफ वर्क था उससे मेरा फटाफट वो क्वेश्चन हो गया। जैसे बहुत लोग बोलते थे कि आपका 30 to 45 मिनट्स फर्स्ट क्वेश्चन में चला जा रहा है, तो मेरा उतना ही था कि मेरे को 20 मिनट में कंप्लीट करना है पहला क्वेश्चन। हेड स्टार्ट मिलने से एक 20 और 10 में से 7-8 मिनट आपने लगा दिया था, तो बट वो टाइम भी आपने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया, तो इजी हो गया। राइट। तो उस तरह से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा रीडिंग टाइम में यूजुअली प्रैक्टिकल पेपर्स में तो एक ही क्वेश्चन बन पा रहे थे बिकॉज़ आई वाज फिलिंग द आंसर स्क्रिप्ट। बट वो आंसर एक बन भी जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत है, वही लग रहा था। और जो थ्योरेटिकल था उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता था कि मुझे क्या छोड़ना है, क्या करना है, और उसके बाद भी थोड़ा टाइम बच जाता था। तो रफ में अगर कोई ऐसा है जो एकदम ही पॉइंट वाला है तो मैं थोड़ा बहुत स्क्रिबल कर, मैं तो निमोनिक्स लिख लेता था। निमोनिक्स मतलब मेरा इसका बोल के सब्जेक्ट था, बोलते इसका ना उसका है, बाकी किसका है, सब ऐसे बोलते थे। तो मैं इसका में क्या किया, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आए थे, तो ये बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते थे, एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैंने बना रखा था से फॉर एग्जांपल सीसीएम, तो मैंने पास में सीसीएम लिख दिया। जितने का मेरा निमोनिक्स बनाया हुआ था, मैंने 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, निमोनिक्स लिखने से फायदा ये हुआ, जब लास्ट में जाके मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा ना, सीसीएम दिखते ही मेरे को टिक हो जाएगा कि हाँ इसमें ये लिखना है। क्योंकि फर्स्ट में जो दिमाग चलता है ना, वो 2 घंटे पेपर लिखने के बाद तो दिमाग उतना चलता नहीं है, तो वो मेरे को बहुत फायदा हुआ था। बट हाँ ठीक है, आप वो नहीं है, अब आपके ऑडिट जैसे पेपर है जिसमें ज्यादा वो निमोनिक्स नहीं, बट हाँ आप एरियाज आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रोफेशनल एथिक्स के जो क्वेश्चंस है, आप क्लॉज नंबर लिख लो पहले। करेक्ट, वो आपको याद ही नहीं बहुत हेल्प करेगा। करेक्ट, आप गलत लिखने का बहुत चांस है, तो मैंने तो सारे क्लॉज नंबर्स लिख लिए थे। और हमारे पेपर में तो प्रोफेशनल एथिक्स का बहुत मेजर चंक आया था, जैसे यूजुअली जो आता है उससे ज्यादा ही आया था, तो वो बहुत हेल्प हो गया था कि क्लॉजेस लिख लिए। वैसे डीटी में मैंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन ही बना लिया था पूरा, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिकल चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन आया था एंड इट वाज मैनेजेबल, तो मैंने सोचा इसको तो छोटा छोटा करके बना लेते हैं। और आईडीटी में तो पढ़ने में क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन थे तो सिलेक्शन कर लिया था, दिमाग में सोच रही थी आंसर्स, उतना भी टाइम नहीं था मेरे पास, बट ठीक है, एटलीस्ट सिलेक्शन भी अगर आपका हो जा रहा है तो यू कैन, आपको पता रहेगा 3 घंटे में कैसे लिख करना है। राइट। मतलब कोई ऐसा तो नहीं किया था ना कि पेपर एकदम डिटेल्ड में रीड करना चालू कर दिया था? बिल्कुल भी नहीं, डिटेल में रीड नहीं करना है। मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं पढ़ती थी स्टार्टिंग में, मेरे को पता होता था जनरली कि मेरे को इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना और ये क्वेश्चन छोड़ना है, और ये क्लैरिटी मॉक से ही आएगा आपको देखिए।
तो मैं उसी क्वेश्चन पे जाती थी। अब उस क्वेश्चन में कुछ बहुत ही अतरंगी आ गया, तब मैं आगे पीछे ढूंढती थी, जो कि हुआ था ऑडिट में, क्योंकि ऑडिट में सीक्वेंसिंग चेंज कर दिए थे चैप्टर्स का, कि इधर उधर कर दिया था थोड़ा। तो उस केस में मैंने देखा था आगे पीछे के क्वेश्चन, वरना मैं एक क्वेश्चन पकड़ के उसी को पढ़ने पे फोकस करती थी। वो हो गया, उसका थोड़ा लिख लिया, उसके बाद जो बचा है वो बोनस है, वो आगे देख लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर ठीक है, ये तो मतलब तेरी स्टडीज, तेरी वो सब है। एग्जाम देने के बाद ये लगा था रैंक आएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल और नहीं। कोई अगर मुझे बोलता भी था तो मैं बोलती थी प्लीज इस बारे में नहीं बात करते हैं, बिकॉज एक्चुअली मैंने पेपर तो देखा, मैं एक भी पेपर देने के बाद मैं सोची भी नहीं थी कि व्हाट हैव आई डन और नॉट डन। मेरा था कि 40 तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो और पेपर्स हमारे ऐसे थे कि कोई ऐसा पेपर नहीं आया था कि जहाँ पे बच्चा सोच सके कि इधर मार्क्स आ जाएंगे। एफआर में भी आप बोलोगे तो इजी तो पेपर नहीं था, इट वाज अ स्टैंडर्ड पेपर, तो कोई भी ऐसा पेपर नहीं था। एएफएम जनरली वो पेपर होता है जहाँ पे बच्चे बोलते हैं इधर मार्क्स आ जाएंगे, तो वो हमारे केस में हुआ नहीं था। तो मैं मतलब खुद से मेरे को एक्सपेक्टेशन तो थी कि आएगा, बट आई हैड नो क्लू कि मेरा किस रेंज में आ सकता है, आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। ऑल आई न्यू कि आई हैव अ फीलिंग कि आई एम गोइंग टू पास, उससे ज्यादा मैं सोचती भी नहीं थी, बिकॉज आई एम अ वेरी एंग्शियस पर्सन इन जनरल। तो फिर मैं फोकस ही नहीं करती हूँ इन सब रिजल्ट्स के बारे में ज्यादा सोचने पे। रैंक मतलब ऐसा नहीं था कि रैंक आ ही जाएगा, एंड फाइनल में इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। रीजन यही है बिकॉज आपके कंपटीशन बहुत वाइड है, पूरे इंडिया में लोग बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। इंटर में क्या होता है, आपको पता चलता है कि क्लास के बेस्ट स्टूडेंट्स अगर ऐसा कर रहे हैं, मैं अगर इस लेवल पे हूं तो मैं कहीं ना कहीं स्टैंड करूंगी। बट फाइनल में तो आपको पता ही नहीं कौन क्या प्रिपेयर कर रहा है। एवरीवन इज फ्रॉम प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आएगा कि नहीं। और प्लस मार्क्स, किसी टर्म में मार्क्स 70%, 75% पे रैंक आ रहे हैं, किसी में 65% में रैंक आ रहे हैं, तो ये भी बहुत डिस्पैरिटी है, जिसके कारण ये पता करना बहुत डिफिकल्ट है कि रैंक आएगा कि नहीं। बट एक मन में था कि नहीं लाना है। ऑफ कोर्स था, बिकॉज इंटर में भी आया था, तो मेरा खुद का एक्सपेक्टेशन भी था, और मेरे आसपास जितने लोग थे, वेदर इट बी ऑफिस, फ्रेंड्स, फैमिली, सबका एक्सपेक्टेशन था। मतलब आफ्टर द रिजल्ट द क्वेश्चन दैट पीपल वर आस्किंग वाज व्हाट इज योर रैंक। नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन आस्किंग वेदर आई हैव पास्ड और नॉट। मैं तो जानता था रैंक आएगा, एंड ऐसे सब बोल रहे थे मुझे। मी एंड माय वाइफ, मतलब प्रगति में हम लोगों ने चैलेंज लगाई थी कि सताक्षी का कौन सा वाला रैंक आएगा, तो आई वन। आई एम सैड बट ठीक है। बट वो उसने बोला ये आएगा, मैंने बोला ये आएगा, तो हम लोग देखते हैं किसका क्लोज आएगा। ठीक है, बिकॉज अरे क्या होता है ना, इट्स लाइक मतलब ये तो तुक्का ही था, किसको पता क्या आएगा। मतलब आपको मार्क्स भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कितना होगा, बट एक मन में था कि सताक्षी विल स्कोर अ रैंक। दैट्स वेरी गुड। और कोई ऐसा डूज एंड डोंट्स, खाली अब लास्ट डूज एंड डोंट्स फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। सो डोंट्स पे अगर मैं बताऊं स्टार्टिंग में, सो आप किस मटेरियल से पढ़ रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपना एफआर में बताऊं, माय मटेरियल वाज फाइन, इन एएफएम माय मटेरियल वाज नॉट फाइन। सो आई हैड टेकन क्लासेस बहुत पहले, एंड उसके बाद काफी सारे चेंजेस आए, चेंजेस इन क्वेश्चंस ऐड हो गए थे, व्हिच आई मतलब मुझे अलग से करने पड़ रहे थे, और उसमें भी आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि सब कवर हो भी रहा है कि नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे टीचर से क्लास लो जिसमें आप उनका टेलीग्राम ग्रुप थोड़ा एक्टिव हो, यू कैन गेट द न्यूअर क्वेश्चंस आराम से। एंड लाइक इफ आई हैव टू सजेस्ट, वी स्मार्ट के एक टीचर है, ही इज अ वेरी गुड टीचर, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लाइक रिवीजन वीडियोस भी उनका, सो उससे काफी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती है। यस, ठीक है। सो आपको ऐसा टीचर से लेना चाहिए जो आपको अपडेट्स दे दे कि नए क्वेश्चंस क्या ऐड हुए, क्योंकि स्पेशली एफआर एएफएम अगर आप फर्स्ट दे रहे हो ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 साल के बाद आने 2 साल के बाद आपको थोड़ा कम मेहनत करना पड़े, टीचर के साइड से थोड़ा सा एफर्ट आ जाए, तो फिर हम दोनों बैलेंस आउट हो जाता है। करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियल। इवन फॉर ऑडिट, लाइक सम ऑफ माय फ्रेंड्स टुक ऑडिट फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स, जहाँ पे दे वर नॉट एबल टू गेट द अपडेटेड मटेरियल या फिर अपडेटेड क्वेश्चंस। ऑडिट में नए क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उधर में थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो मटेरियल कौन से टीचर का यूज कर रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। सेकेंडली, एएफएम जैसा सब्जेक्ट में अगर आपका कोई समरी नोट्स टीचर के द्वारा नहीं दिया गया, तो यू शुड मेक इट इन द फर्स्ट गो इटसेल्फ, डोंट वेट फॉर द सेकंड और द थर्ड रिवीजन टू डू इट, देन यू विल नॉट हैव टाइम। थर्ड, मैंने मॉक देना आई थिंक मैंने लेट ही चालू किया था, आई शुड हैव स्टार्टेड इट अर्लियर। तो उससे क्या होता है कि मतलब मेरे कुछ मॉक स्ट्रक्चर्ड तरह से मैं नहीं दे पा रही थी। अब वो तो लास्ट में आई मेड इट अ थिंग कि मुझे थर्सडे बैठना ही है, तो आई वाज गिविंग इट। बट उसके पहले जो मेरा टाइम था, मे बी आई वुड हैव बीन एबल टू यूज इट इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो आपको डे रिवीजन 1 से ही आपको मॉक देना चाहिए। डर लगेगा कि आप पास नहीं होगे, कोई बात नहीं अगर नहीं भी पास हो रहे हो। और मैंने अपना मॉक के लिए स्पेशली एक कॉपी बना लिया था विद एन इंडेक्स, जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करी थी दिस इज द मार्क्स फॉर ईच एग्जाम। तो उससे मुझे भी मोटिवेशन आ रहा था कि मैं इंप्रूव कर रही हूं, कि मैंने 20 मार्क्स दे दिए या 12 दे दिए। तो इट वाज लाइक अ चेकलिस्ट फॉर मी।
तीसरा चीज है कि जो लोग ऑडिट बैकग्राउंड से है उसके लिए, उन लोग के लिए डीटी में, मतलब फॉर मी एटलीस्ट, कि मेरे को टीडीएस के सेक्शंस याद ही नहीं हो रहे थे। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, आई वाज नॉट एबल टू रिमेम्बर। तो आप लोग एक मतलब पेज में लिख के छोटा सा, यू कैन स्टिक इट समवेयर एंड आप देख सकते हो उसको। इवन फॉर इंडियस नंबर्स, आई थिंक आई हैव एन इशू विद नंबर्स, तो मुझे नंबर्स याद करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इवन फॉर इंडियस नंबर्स मैंने एक पेज चिपका लिया था ना, यूज्ड टू जस्ट वेक अप एंड लुक एट देम एक बार, तो उससे हेल्प हो जाता है बहुत जगह। एंड जहाँ जहाँ पे आप अटक रहे हो, इवन फॉर इन इंटर मेरा यही था कि कॉस्ट में मुझे बहुत इशू था, आपको भी पता है। तो मैंने यही रियलाइज किया, जिस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है ना, आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा एफर्ट डालो और आप कुछ मत सोचो उसके अलावा। फाइनल ऑडिट जैसे तुम्हारा था, आपको उसका दिख ही जाएगा रिजल्ट अल्टीमेटली। करेक्ट। यही एक दो चीजें, कंसिस्टेंसी ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंटेन कंसिस्टेंट, मतलब आप आर्टिकलशिप के साथ कम से कम एक रोज सुबह क्लास करो। हाँ, और अगर जिस दिन नहीं भी हो रहा है तो आप वीकेंड है आपके पास, आप 2 कर लो वीकेंड। मतलब यू हैव टू नो कि आप ऐसा नहीं कि एक हफ्ता चला गया आप कुछ नहीं कर रहे, फिर आपको वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। एंड वो गिल्ट भी बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे बच्चे ना फाइनल में ये भी फेस करते हैं, मैंने देखा है कि सर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ रही है पढ़ के। तो फिर एक तो सीधा सिंपल उपाय है कि टीचर को लगा दो कि यार ये टीचर खराब पढ़ा है, अब दूसरे के क्लासेस लेगा, वो आप कर सकते हो। बट मेरे को ऐसा लगता है वो नहीं आने का भी रीजन है कंसिस्टेंसी। 3 दिन आपने इन डेज से फॉर एग्जांपल 16 की क्लास की, 4th 5th 6th 7th डे नहीं किया, 8वां दिन वापस बैठ रहे हो। अब 3 दिन बिना रिवाइज किए जब आप वापस 4th क्लास में बैठोगे तो आपको होगा कि कनेक्शंस महसूस ही नहीं होगा, यार ये अचानक से क्या बोलने लग गए हैं। 1x पे भी तो नहीं देखते 1.25 1.5x। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विल हेल्प यू टू रिटेन कॉन्सेप्ट्स बेटर देन अदर्स। कम से कम आप तभी चालू करें जब आपको लगता है कि हाँ अभी मैं नेक्स्ट 2 महीना आराम से क्लास कर पाऊंगा रोज सुबह सुबह, तो मैं अब 2 महीने में चालू करता हूँ, सो दैट कम से कम 60 क्लासेस मैं ऐसे कर लूं कि मेरा कंसिस्टेंट हो और मेरे को नॉलेज पूरी क्लियर हो। अदरवाइज क्या है, एक चैप्टर पढ़ रहा है, फिर 6 दिन बाद 10 दिन बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, कनेक्शंस नहीं बैठा पा रहा है बच्चा। एंड आई फील दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनल पढ़ाई कि वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करने का, कभी कोई सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट ही नहीं है। मतलब आज फाइनल में पूछो किसी बच्चे से कि यार एफआर में तेरे को कॉन्फिडेंस है क्या, या एएफएम में कॉन्फिडेंस है क्या, बोला वो रिवीजन करने से पता चलेगा, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। जबकि ये सब सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक बार अगर आपने पढ़ लिया है ना, तो कोई भी आपसे पूछेगा तो आप उसको समझा पाओगे, यार इसका ऐसे होना चाहिए, इसका ये मतलब है। फाइनल आंसर मेरे को एकदम 100% देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नहीं याद होता, वो भी बुक्स देख के बताते हैं। तो सेम तरीके से वो कंसिस्टेंसी रहने से ना वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बेटर होती है, बहुत बेटर। एंड मेरा ये सबको यही कहना है, फाइनल लेवल पे कुछ नहीं तो क्लासेस आप रेगुलर बेसिस पे कर लीजिए। अगर आप क्लासेस रेगुलर करेंगे ना, 60% योर जॉब इज डन, देन 20% इज योर सेल्फ स्टडी एंड नेक्स्ट 20% इज योर मॉक टेस्ट एंड इंप्रूवमेंट्स। बट पहला 60% आपको क्लासेस बहुत अच्छे से करनी होगी, नहीं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने से आप फाइनल में टिक नहीं पाओगे। मतलब अगर आपको लगता है ना कि आप बिना कोई चैप्टर पढ़े खुद से कर पाओगे, आप इंस्टीट्यूट के लेवल ऑफ क्वेश्चन देखोगे जहां पर आपको समझ में आएगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट बाई आवर सेल्फ, उसको आपको हेल्प लगेगा तभी आप इंटरप्रेट कर पाओगे। क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ही नहीं होगा तो उसके बाद आंसर तो छोड़ ही दो, आपको यही नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है वो। सब्जेक्ट्स लाइक ऑडिट आपको नहीं समझ में आएगा वो इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है, अनलेस यू हैव टेकन अ हेल्प ऑफ एक्सपर्ट जो आपको बताए कि इस चीज में ये मांगना चाहता है वो। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। मतलब फाइनल लेवल में इंटर से ज्यादा आई फील बच्चे भटके हुए रहते हैं। इंटर में तो क्या होता है, भटकन दूसरी लेवल पे होता है, नए दोस्त बनते हैं, नया ये बनता है, बाहर निकलते हैं घर से, तो वो भटकन है। बट वो लास्ट जब पढ़ते पढ़ते क्लासरूम में आते हो ना, तो टीचर की डांट से वो ठीक हो जाता है। फाइनल लेवल में टीचर डांटने वाला ही नहीं है तो ठीक होना डिफिकल्ट है। वेरी गुड। कुछ फ्यूचर प्लान्स तुम्हारे आगे? सीएफए के लिए क्या करोगी? सो आई हैव प्लान कि मैं सीएफए इस साल ही मैं मतलब उसका सेकंड लेवल दूंगी मैं। एंड उसके साथ अभी तो जॉब चालू हुई। जॉब में क्या तुम्हारी इच्छा है, किस बैकग्राउंड में? मेरा पर्सनली आई वांट टू गेट इनटू कंसल्टेंसी, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटी। तो ऑडिट आई हैव वर्कड इन दिस फील्ड फॉर 3 years एंड आई वांट टू एक्सप्लोर फर्दर। इसलिए ही मैं सीएफए आई स्टार्टेड परस्यूइंग बिकॉज आई एम वेरी कीनली इंटरेस्टेड कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल में जाऊं। इनफैक्ट आई वाज इंटरेस्टेड इन गोइंग टू दुबई, बट अब तो लग नहीं रहा। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नथिंग इज फार लिव, सब ठीक हो जाएगा। एंड बहुत खराब हो रहा है, मतलब पूरा वर्ल्ड इज, मतलब आप सोचो तो हमारे इंडिया में शांति है, बाद बाकी पूरा वर्ल्ड तो इधर उधर गया हुआ है। ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको करने की इच्छा है, और कुछ ख्वाब जो आप लाइफ में जो आपको लगता है सीए बनने से वो पूरे हो जाएंगे? सबसे बड़ा चीज है ट्रैवल। आई have not traveled a lot अभी तक, but I enjoy traveling a lot and I enjoy exploring without having a plan कि क्या करना है।
सो आई ऑलरेडी लाइक ट्रैवल तो मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया अपने लेवल पे, बट आई थिंक आफ्टर बिकमिंग अ सीए इफ आई गेट इनटू अ फर्म जहाँ पे ऑल द सीए में ट्रैवल होता भी है थोड़ा बहुत, क्लाइंट प्लेस, वर्क साइट्स एक्सेट्रा, बट हाँ दैट इज वन थिंग विच आई फील दैट आई विल बी एबल टू गेट लाइक अचीव फर्दर, कि मैं और नई जगह घूम पाऊंगी, ट्रैवल कर पाऊंगी, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाऊंगी, विच इज लाइक द मतलब अगर मुझे कोई भी कभी भी कुछ बोलते हैं, मेरा एक पेटेंटेड डायलॉग है, आई एम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, जो मेरे फ्रेंड्स सुन के परेशान हो चुके हैं। सो यस, दैट्स वेरी गुड। हमारी सारी बेस्ट विशेस इसके साथ है।